चले जी, चैप्टर नंबर 4 रिवीजन सेशन का। चैप्टर का नाम है फ्री कंसर्न एंड वाइड एग्रीमेंट्स, ऐसा ही है। इसके अंदर सबसे पहले बात आती है कंसर्न की। कंसर्न की बात हम गुज़श्ता वीडियोस में कर चुके हैं कि कंसर्न का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रहे हों और वो सेम थिंग के लिए सेम सेंस के अंदर एंटर हो रहे हों, यानी कि अगला बंदा भी वही समझ रहा है जो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। वैन सेम थिंग इन अ सेम सेंस हो, इसका मतलब है कि कंसर्न है। अच्छा, अगर कंसर्न नहीं है तो फिर अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल ही नहीं है। बात समझ आ रही है? तो किसी भी अग्रीमेंट में कंसर्न होना ज़रूरी है। अच्छा, अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल कब होता है बताओ? अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल कब होता है? जब कानून की नज़र में वो इन्फोर्सेबल होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अच्छा, कंसर्न का होना ज़रूरी है। अगर कंसर्न होगा तो फिर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा, ऐसा ही है। अच्छा, अगर कंसर्न नहीं है तो फिर अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होगा। वो कह रहे हैं कंसर्न और फ्री कंसर्न। कह रहे हैं फ्री कंसर्न क्या होता है? कह रहे हैं फ्री कंसर्न जब होता है जब कंसर्न इज़ नॉट कॉज्ड बाय ये 5 चीज़ें: कोवर्जन, ज़ोर ज़बरदस्ती, अनड्यू इन्फ्लुएंस, प्रेशराइज करना दिमाग की तौर पे, फ्रॉड, धोखा देना, मिस रिप्रेजेंटेशन, धोखा देना विदाउट इंटेंशन, या गलत फहमी। अब तुम बोलो कि ये धोखा विद इंटेंशन, धोखा विदाउट इंटेंशन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन सुनी सुनी चीज़ें लग रही हैं, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी हुई, हम सिर्फ इसको क्विकली अब रिकॉल करेंगे। चलो, सबसे पहली चीज़ आ रही है कोवर्जन। देखिए, ये ना, तू बाहर मिल बेटा, तू स्कूल के बाहर मिल, तुझे बताता हूँ ये क्या है। कोवर्जन है, हाँ। वो एक बच्चा जो है ना, समझो वो लेकर आया, क्या कहते हैं, स्टेशनरी बॉक्स, 10 रुपये का बेच दो मुझे वरना बहुत मारूंगा बाहर पकड़ के। नहीं मैं नहीं ला रहा, मेरे अब्बू दुबई से लाए। बेच रहा नहीं बेच रहा, पकड़ के बाहर मारेंगे तुझे। तो ये पकड़ के कर रहे हैं, कूट रहे हैं। इसको बोले तो अपना नया वाला स्टेशनरी बॉक्स बेच दे वरना बहुत मारेंगे। ये क्या है? कोवर्जन, कि किसी इंसान पे जोर ज़बरदस्ती जबर किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंपेल दैट पर्सन टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब मुझे बताओ, एक होगा जालिम, एक होगा मजलूम। तो जालिम के पास ऑप्शन होगा कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल करने का या मजलूम को? मजलूम के पास, ठीक है। कह रहा है कमिटिंग और थ्रेटनिंग एक्ट्स फॉरबिडन बाय लॉ। एक ऐसा काम करना है, एक ऐसी बदतमीजी करना, होशियारी करना जिसका लॉ ने मना किया है। या आप उसको गालम गलोच कर रहे हो, या बोलो तो बेटा साइकिल चलाने बाहर निकलेगा ना रात को, तेरी साइकिल की ट्यूब पंचर कर दूंगा तो उतार के, ठीक है। ऐसे आप किसी को भरम करा रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, मार कूट रहे हो या धमकी दे रहे हो, ठीक है, आ जाओ बाहर, घर वापस नहीं जाओगे, सही है। ऐसे भरमबाजियाँ किसी को करा रहे हो। या अनलॉफुली डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी। साइकिल छीन लूँगा आपकी गाड़ी का विंड स्क्रीन तोड़ दूंगा, गाड़ी से उतार के इतना मारूंगा और रोड पे खड़ा करके गाड़ी ले जाऊंगा तुम्हारी। बात समझ आ रही है? इस तरह किसी को चौड़े कराना, भरम कराना, ये क्या है? अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी। इंटेंट टू फोर्स एग्रीमेंट और एक्सेप्टेंस ऑफ टर्म्स। मेरी शराइत मान लो, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाओ, ये इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव है। बात समझ आ रही है? कोवर्जन में किसी को कोई मसला इसकी डेफिनेशन में तो बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह। कोवर्जन पॉइंट टू नोट, ये क्या है भाई? जंजीर है और ताले की चाबी इसके हाथ में। चलो आ जाओ, इसको एक चमाट मार जोर से, मुझ तक आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है, वरना तुम्हें पढ़वाऊंगा। जोर से खा ले वरना बाहर जाएगा क्लास से। गुद्दी पे नहीं, कमी गोल, क्या बात है। एक चाय हो जाए इसको। अच्छा, ओके। कह रहा है कोवर्जन कहीं से भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है। पार्टी एक्सरसाइजिंग कोवर्जन मे बी अ स्ट्रेंजर और रिलेटिव। अब अगर मैंने हसन फुरकान को मारना है या इसको धमकाना है कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, हो सकता है खुद जाके डरा दूँ, धमका दूँ, हो तो समीउल्लाह को बीत दूँ, उसके पीछे लगा दूँ, इसको पकड़ के इतना मारे तब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन ना कर ले, ठीक है। तो कोवर्जन कहीं से भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा भी सकता है। कहीं से भी आना मतलब या तो मैं कर रहा हूँ तो समीउल्लाह मेरे व्याप पे कोवर्जन एक्सरसाइज कर रहा है। कहीं भी जा सकता है, या तो हसन फुरकान के ऊपर कर दिया या इसके बड़े अच्छे दोस्त अमानुल्लाह, हाफिज़ अमान को हमने बोला भाई तेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना, बहुत बनती ना, उसको इतना मारेंगे तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, देख ले। तो कोवर्जन कहीं भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है। कोवर्जन करने वाला और जिसके ऊपर कोवर्जन हो रहा है ज़रूरी नहीं है कि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हो। बात समझ आ रही है? अगर मैं बंदे बुला के इसको कुटवा रहा हूँ तो जो बंदे वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हैं, वो तो पैसे लेके मेरा काम कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? सर, अगर फॉर एग्जांपल एक बिजनेस की मिसाल ले लें, बिजनेस है और उसके पास कोई और रास्ता नहीं है जो अपनी चीज़ बेच रहा है, वो बाकियों की डिमांड के साथ बेचे, मतलब उसको वो चीज़ एक कम प्राइस में बिकने के आ रही है, एक फाइनल प्राइस जो उसके पास आ रही है वो मार्केट से कम है,
लेकिन वो मजबूर होकर मार्केट के साथ उस प्राइस पे बेचने चाह रहे हैं। हाँ, वो तो ये भी एक किस्म की ये coercion कोर्जन नहीं है, ये कोर्जन नहीं है, ये इसको कहते हैं क्या इकोनॉमिक्स की टर्म में ताजरों का म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो ये कोर्जन नहीं है। अच्छा, कह रहा है इररेलेवेंट इफ़ लॉ इज इन्फोर्सेबल वेयर कोर्जन इज अप्लाइड। कह रहा है जहाँ आपने कोर्जन अप्लाई किए ना, ज़रूरी नहीं है वो पाकिस्तान के अंदर हो, होता है हवाई जहाज़ के अंदर एक ऐसी सतह के ऊपर हो जहाँ पे पाकिस्तान का पिनल कोड अप्लाई नहीं होता, तो कोर्जन कहीं भी होती है। जहाज़ में बैठ के आप एक बंदे को डरा रहे हो, धमका रहे हो, तो कोर्जन कहीं भी अप्लाई हो सकती है। बात समझ आ रही है? कह रहे ना कोर्जन इन द सी और द फ्लाइट। बात समझ आ रही है? पक्का? बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा? जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर रही है, जो मजलूम है, मजलूम को कहा जाएगा बताओ क्या इसने तुम्हें डराया था, धमकाया था, मारा था या मारने कूटने की धमकी दी थी? क्लियर है? हाँ जी, वो बताएगा भाई मेरे को मारा, धमकी दी, डराया। अब जो भी उसके पास अवेलेबल प्रूफ्स होंगे, मीन्स होंगे, वो उसको प्रूफ करेगा। चलो, इफेक्ट ऑफ कोर्जन। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी, जिसको डराया गया, धमकाया गया है। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि कोर्जन करके अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर ज़बरदस्ती करवाया गया है तो अब क्या हो सकता है? अब हो सकता है कि जो पैसे मैंने ले लिए हैं कोर्जन के अंडर वो मैं वापस करूं, और जो प्रॉपर्टी मैंने ले ली है या जो प्रॉपर्टी मैंने दे दी है वो रिस्टोर कर लूँ। बात समझ आ रही है? अगर घड़ी तुमने मुझ पर जोर ज़बरदस्ती करके कोर्जन करके एक्सरसाइज करके घड़ी ले ली है और 35,000 की घड़ी 5,000 रुपये में मुझसे खरीद ली है, तो तुम क्या करोगे? 5,000 तुम मुझे वापस करोगे और घड़ी मेरे पास वापसी आ जाएगी। बात समझ आ रही है? क्लियर है? पक्का? ओके की रिपोर्ट है। कह रहे रख के नहीं बैठ सकते, ये बात समझा रहे हैं। डन सीन है? चलो जी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन डन हो गया। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ा रहा, सही है ना? समझ तो आ गया ना? कोर्जन एग्जाम्पल स्किप कर रहे हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये कह रहा है इमोशनल ब्लैकमेल। इमोशनल का मतलब ये वो वाला इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कि इमोशनल काल आदमी, ये वो वाला इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? किसी के दिमाग से खेलना। ठीक है, देखो कोर्जन में क्या होता है, कोर्जन में आप ज़बरदस्ती कर दो, चंपे चमाटे कराते हो, ठीक है, या थ्रेट करते हो या डिटेन करते हो प्रॉपर्टी, या थ्रेट टू डिटेन करते हो, ऐसा ही है ना? ऐसे ही करते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस इससे मुख्तलिफ है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में बेसिकली अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाते हुए किसी की विल को डोमिनेट किया जाता है। जैसे अब मैं और सर अहमद बड़े क्लोज़ हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, यानी कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जब हमारी कॉल पे बात ना हो। ठीक है, दिन के कोई 4, 6, 8, 10 कॉल्स तो हमारी होती हैं, बहुत ज़्यादा हो गई तो 8, 6, 8, 10, कम से कम तो 2-3 कॉल्स हो ही जाती हैं। सुबह हाँ भाई क्या हाल है, क्या सीन है, क्या कर रहे हो, ऐसा चलता है। फिर दोपहर को, कभी शाम को, कभी रात में 12-12, 1 बजे भी हो जाती है। कभी कोई कॉल 30-30, 35 मिनट भी होती है। तो हमारा बड़ा एक अच्छा ट्रस्ट है ना, और हम कोई 5 साल से करीब साथ हैं, 2020 में उनको ज्वाइन किया था, तो वो मेरे उस्ताद हैं। इसी तरह मुफ्ती साहब हैं सर साथ। तो ये मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं कि जिनकी बात को ना मैं डिनाई नहीं करता, मेरे पास नो का ऑप्शन ही नहीं है, डिक्शनरी में नो है ही नहीं। वो कहेंगे अगर मुझे कोई काम तुमने करना है तो करना है, दिल को चाहे नागवार गुजरे कर जाना है। फिर वो बोलेंगे तुमने ये काम नहीं करना, तुमने फ़लाँ पिकनिक में नहीं जाना, तुमने फ़लाँ वाली पार्टी में नहीं जाना, फ़लाँ वाली शादी में नहीं जाना। हो सकता है कोई मसला तो रीज़न हो, तो फिर मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाता, दिल कितना ही ना चाह रहा हो, लेकिन फिर मेरे पास नो का ऑप्शन नहीं है। तो जब इंसान का किसी के दिल में इतना एहतराम होता है, इतनी इज़्ज़त होती है, इतना अच्छा ताल्लुक़ होता है, अच्छे फैमिली टर्म्स होते हैं, तो इंसान बड़ी इज़्ज़त करता है और उसकी बात मानता है, बात रखी जाती है, फिर नो नहीं होता। जैसे आज से पहले अगर तुम लोग मेरी सोशल मीडिया फेसबुक देखो ना कभी, तो आज से 2 साल पहले से मेरी फेसबुक का जो पेज था ना वो मीम्स से भरा होता था। यानी कि मैं मीम्स शेयर करता था, देखता था, रेसलिंग की, इसकी उसकी, पता नहीं क्या कुछ शेयर करता था। लेकिन जब से मैं टीचिंग में आया ना, तो सर ने मुझे कह दिया भाई अब आप एक प्रोफेशनल हैं, तो आपका जो सोशल मीडिया हैंडल है वो भी प्रोफेशनल लिखना चाहिए। ये चिचोरपन है ना, ये कोई और अकाउंट रखो उससे करना, ये ऑफिशियल अकाउंट पे मस्ती नहीं करना। हाँ कभी कभार ओकेजनली कोई कमेंट हो गया, कोई चीज़ हो गई तो हो गया, लेकिन अदर देन दैट नहीं। मैंने कहा ठीक है, डन है। सिंस देन तुम देख लो पिछले 2 साल में मेरी पोस्ट, कोई दीन की पोस्ट होगी, इस्लामिक पोस्ट होगी, बयान होगा, कोई चीज़ होगी, प्रोफेशनल अनाउंसमेंट होगी, दैट्स इट, इसके अलावा नहीं। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस पे आता हूँ। तो जब आप किसी बंदे की इतनी इज्जत करते हो या वो इस पोजीशन में होता है, उसके पास एक मुमकिन इख्तियार होता है कि वो आपकी विल को डोमिनेट कर सके, तो इस केस में ये अनड्यू इन्फ्लुएंस पैदा हो जाता है।
कैसे? अब जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा है पेरेंट और चाइल्ड, ठीक है, एक रिलेशनशिप ये है। एक है स्टूडेंट टीचर का, जैसे मेरा है। अब मेरा कोई उस्ताद है, वो मैं उसकी बड़ी मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मैं एक गाड़ी बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं उस गाड़ी की डिमांड कर रहा हूँ 18 लाख रुपए। मेरे उस्ताद ने कहा यार 12 लाख में बेच रहे। अब उस्ताद इज़ इन अ पोजिशन टू डोमिनेट माई विल। मैंने कहा ठीक है, बेच देता हूँ आपको। मैंने क्या किया, 18 लाख की चीज़ 12 लाख में बेच दी। लेकिन क्या मेरा कंसर्न फ्री था? नहीं, डीप इनसाइड मेरा कंसर्न फ्री नहीं था, लेकिन मुरव्वत में, प्रेशर में, या तो सोसाइटी के प्रेशर में, दोस्तों के प्रेशर में, ग्रुप के प्रेशर में मैंने आके उस ट्रांजैक्शन के अंदर एंट्री कर दी। उस ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर हो गया और वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने परफॉर्म कर दिया। इस केस में माना जाता है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। यहाँ आपको मारा नहीं गया, कूटा नहीं गया, डराया नहीं गया, धमकाया नहीं गया, लेकिन प्यार मोहब्बत में आपकी विल को डोमिनेट कर लिया गया है। ओके, कह रहा है कि इसके लिए एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होना चाहिए पार्टी के दरमियान। वन पार्टी कैन डोमिनेट दी अदर्स विल, डोमिनेंट पार्टी गेन्स अनफेयर एडवांटेज। डन। प्रिजम्पशन टू डोमिनेट, कह रहे कौन सी प्रिजम्पशन जब समझा जाएगा कि डोमिनेशन हो रही है? अथॉरिटी होगी, फिड्यूशरी रिलेशनशिप होगा, यानी कि रिश्ता भरोसे का, या वीक मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी हो सकती है। अच्छा, अथॉरिटी ओवर द अदर कैसे होगी? पर्सन हो रियल्स और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, जैसे कि बाप बेटा, उस्ताद शागिर्द, मियाँ बीवी, ऐसा ही है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप, वन पार्टी होल्ड द ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस ओवर द अदर। अब जैसे फाइनेंशियल एडवाइज़र है, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है मेरा, है नहीं, अगर सपोज है, तो उसके पास मैं जाता हूँ, यार कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करूँ, कौन सी सिक्योरिटी ऊपर जाने वाली है? मुझे भाई ये वाली सिक्योरिटी ऊपर जाने वाली है, इस कंपनी का शेयर बहुत ऊपर जाने वाला है, आप इधर इन्वेस्ट करो। अब उसको पता था कि वो मुझे मरवाने वाला है, क्यों? अपने कमीशन के चक्कर में उसने मुझे गलत मशवरा दे दिया ताकि उसको कमीशन मिल जाए, तो इसने अपनी अमानत में ख़यानत की। तो ये भी समझा जाएगा कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, क्योंकि वो इस पोजीशन में था कि मेरे डिसीजन को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। बात समझ आ रही है? ये हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। अच्छा, वीक मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी, ये तो समझ आता है मुझे कि किसी का ख्याल रखिए, चमाटे करा रही है, पता नहीं, लेकिन ये क्या है? जब निकालना कोई बकवास निकालना मुँह से, ये बच्चों को लड़का किस में रहा है, ये समझ नहीं आ रही मुझे, लेकिन चलो कुछ तो कर रहा है। अच्छा, कह रहा है वीक मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी, डोमिनेशन ड्यू टू कंप्रोमाइज्ड कैपेसिटी, एज, इलनेस, डिस्ट्रेस हो सकता है। कह रहे डुगडुगी, ये क्या होती है? अच्छा भाई, हो सकता है कि एक औरत है, ठीक है, वो अपने बूढ़े दादा जान का ख्याल रख रही है और वो वाहिद वारिसा है अपने दादा जान की। तो अब दादा जान की जितनी ज़मीनें हैं, प्रॉपर्टी है, गाड़ी शाड़ी है, बंगले शंगले हैं, ठीक है, वो उन सब का ख्याल भी रख रही है और उसने दादाजी से साइन करवा लिए। दादाजी आप मर जाओगे तो आपके बाद क्या होगा हमारा, आप ज़रा साइन तो कर दो, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा लो। तो अगर कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए जिसमें कम कंसिडरेशन के अगेंस्ट लेट से बहुत बड़ी चीज़ ले ली, तो ये भी क्या माना जाएगा कि क्या हुआ है, बाबा जी के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। सर एक पेशेंट है, उसकी प्रॉपर्टी है और जो नर्स टेक केयर कर रही है वो कहती है कि आप ये प्रॉपर्टी दे दें, कंसिडरेशन ले लें। जब वो सही हो जाती है तो प्रॉपर्टी सेल कर देती है कंसिडरेशन लेके। तब अगर वो सू करें कि उस टाइम लूनाटिक था ये सब, तब क्या होगा? नहीं, लूनाटिक कैसे हो सकता है? अनसाउंड माइंड, तो प्रूफ करना पड़ेगा ना कि यार कि अनसाउंड माइंड है, था या नहीं था। पेशेंट है ना, तो पेशेंट का अगर ख्याल कर रही है तो फिर तो अनड्यू इन्फ्लुएंस आएगा ना, कि अगर एक नर्स रखी हुई है, प्रॉपर उसकी केयर कर रही है, खिदमत कर रही है बूढ़े की, आंटी की, अंकल की, तो वो इस सिचुएशन में है कि उसकी डोमिनेट करी जा सकती है विल, ठीक है। तो नर्स का और उसके क्लाइंट का, उसके पेशेंट का भी एक रिलेशनशिप है एग्जिस्टिंग। बात समझ आ रही है? कॉमन रिलेशनशिप फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस, कह रहा है पेरेंट चाइल्ड, देखिए अम्मा अब्बा या बेटे के दरमियान जो है ना, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस समझा जाएगा। बेटा ईदी दे दो, मैं संभाल के रखूँगी, ठीक है, आपसे खर्च हो जाएगी, ठीक है। जब बेटा जो मेहमान पैसे दे गए ना, दे देना, ठीक है। तो पेरेंट चाइल्ड, गार्डियन एंड माइनर, एडवोकेट एंड क्लाइंट, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। ट्रस्टी बेनिफिशियरी समझ आता है क्या होता है, ठीक है। फियांसे एंड फियांसी, डन, ये फाइनेंस नहीं है, फियांसे है। बर्डन ऑफ प्रूफ, कह रहे डोमिनेंट पार्टी मस्ट प्रूव दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाजंट मेड थ्रू अनड्यू इन्फ्लुएंस,
यानी कि जो डोमिनेटिंग पार्टी है वो प्रूफ करेगी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस उसने किया था या नहीं किया था। डन। इफेक्ट क्या होगा? कह रहे इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन एग्रीमेंट ये होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा एट दी ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, इन्फ्लुएंस्ड पार्टी। डन। अब ये कुछ आ रहा है कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का फ़र्क। हमने कोवर्जन भी पढ़ लिया, हम अनड्यू इन्फ्लुएंस भी पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करना है। कह रहे कोवर्जन में कंसेंट ऑब्टेन होता है थ्रेट करके, धमकी देते, ज़ोर ज़बरदस्ती करके। यहाँ पे कंसेंट लिया जाता है विल को डोमिनेट करके। बात समझ आती है? यहाँ कैसे कंसेंट लिया जाता है बोलो? विल को डोमिनेट करके। ओके। नेचर ऑफ प्रेशर, या चमाटे थप्पड़े कुछ भी होता है, यहाँ पे बस दिमाग से खेला जाता है। रिलेशनशिप, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट में और मे नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर, बताया था ना, कहीं से भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। और यहाँ पे पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर अंडर सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, कुछ भी होगा, चाहे नर्स का हो पेशेंट के साथ, चाहे डॉक्टर का पेशेंट के साथ हो, चाहे फियांसे फियांसी का हो, ठीक है, कुछ भी होता है। रीज़न, ऑब्जेक्टिव इज टू कंपेल अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन दी अनफेयर एडवांटेज, जल्दी से बुड्ढे की सारी प्रॉपर्टी ले लेती हूँ, ठीक है, पता चला खुद ही पहले मर गई। चलो क्या हो गया? ये तुम लोग अभी नए नए आए हो क्लास में, इसलिए लोगों को इतना फील हो रहा है। हम तो पूरा सेशन ही यही करते रहे, हमने पूरा सेशन ही यही किया। चलो, डोमिनेटिंग पार्टी प्रूफ करेगी इंडियन इन्फ्लुएंस के अंदर, बिल्कुल डोमिनेटिंग पार्टी प्रूफ करेगी कि भाई मेरा कोई इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं था, ये पागल वागल हो गया, इसे अपनी खुशी से दिया, ठीक है, प्रॉपर्टी ही ट्रांसफ़र अपनी खुशी से की उसने, ठीक है। अच्छा, क्रिमिनल लायबिलिटी, वो कह रहा है जनाब कि क्रिमिनल लायबिलिटी इनकर होगी, क्रिमिनल लायबिलिटी इनकर होगी कोवर्जन में, क्योंकि मारा जा रहा है, थप्पड़े लगाई जा रही हैं, जुल्म ज्यादती की जा रही है, इसलिए क्रिमिनल लायबिलिटी इनकर होगी। अब सही है आवाज़? अब सही है आवाज़ बेटा? चलो, इसलिए इलीगल है। यहाँ पे क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है। अच्छा, ऑन होम, कोवर्जन किसी के ऊपर भी किया जा सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से उसी के ऊपर किया जाता है जिसकी कंसर्न मुझे लेनी है। बाय होम, कहीं से भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। ओनली बी एक्सेस्ड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट बाय स्ट्रेंजर। क्लियर? सब साथ हो ना? यहाँ तक सब साथ हो? चलो, बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पार्टी हु वांट टू रिलीव हिमसेल्फ ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोवर्जन, जिसके ऊपर ज्यादती हो रही, जुल्म हो रहा है, बोले देखो यार बहुत मारा है इन्होंने मुझे, ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, भाई मैं नहीं कॉन्ट्रैक्ट, मैं नहीं खेल रहा। यहाँ क्या होगा? उस पर बोला जाएगा डोमिनेटिंग पार्टी को, तुमने इसकी विल को इन्फ्लुएंस किया था। नहीं मैंने नहीं किया था, प्रूफ करो कैसे नहीं किया था। बात समझ आ रही है? चलो, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, अग्रीव पार्टी हैज़ टू रिस्टोर द बेनिफिट्स रिसीव्ड कोवर्जन के अंदर, और अंडर इन्फ्लुएंस के अंदर पार्टी अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट में और मे नॉट रिस्टोर द बेनिफिट। जो अवॉइड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है वो रिस्टोर कर भी ले, ना भी कर ले, ठीक है। बढ़ते हैं हम एक स्टेप आगे। क्या चीज़? 7 पॉइंट। कौन सा 7 पॉइंट? बाय होम, भाई कोवर्जन कहीं से भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। हाँ जी, अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला बताता हूँ। पॉइंट नंबर 7 रिपीट करने को कह रहे हो ना? ये हसन फुरकान है, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है, ये गुंडा भाई है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7। अच्छा, अब अगर ये कोवर्जन होता ना तो मैं क्या करता? मैं या तो हसन फुरकान को खुद बोलता है मैं तो जाऊँगा बहुत मारूंगा, या मैं गुंडा भाई को बोलता हसन फुरकान को ना जाके बहुत मारो जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट ना कर ले। तो ये क्या है कि शायद मैं खुद भी कर सकता हूँ कोवर्जन एक्सरसाइज, और किसी और के थ्रू भी करवा सकता हूँ। डन। अच्छा, अब अनड्यू इन्फ्लुएंस के पॉइंट में आ जाओ। वो क्या कह रहे हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस में कह रहा है इट कैन ओनली बी एक्सरसाइज टू अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नॉट बाय स्ट्रेंजर। अब देखो, मैं हसन फुरकान का उस्ताद हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये महंगी वाली गाड़ी ना मुझे सस्ते दामों में भेज दे, 2 लाख रुपए में ना अपनी जो है ना, वो कौन सी गाड़ी चल रही है तुम्हारे पास? मेहरान, 2 लाख रुपए मेहरान भेज दे, ठीक है। अब मैंने इसको बोला भाई 2 लाख रुपए मेहरान भेज दे यार, देख तू भाई नहीं है, तेरे साथ इतना अच्छा पढ़ाया है, तो मेरा मोहल्लेदार भी, प्लीज़ यार देख भेज दे यार, कुछ कर ले यार। उसने बोला ठीक है यार चलो कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया? इसकी विल को अनड्यू इन्फ्लुएंस कर दिया। अब इसमें गुंडा भाई खड़े होकर सिर्फ देख रहे हैं, कोई काम है इनका? कोई काम नहीं है।
तो जो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट है वही अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रही है, स्ट्रेंजर आउटसाइडर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं कर रहा। डन है। ओके, ये हो गया हमारा कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? 8 पॉइंट बता दें बेटा। मैंने 8 पॉइंट में ये कहा कि कोर्जन के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर आएगा जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट से भाग रहा है, जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, ज़बरदस्ती हुई है, वो बंदा प्रूफ करेगा कि मेरे साथ गलत हुआ है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर कौन प्रूफ करेगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर वो बंदा प्रूफ करेगा जिसने डोमिनेट किया है किसी की विल को। बात समझ आ रही है? चलो, पानी टाइम। सर, अगर दो पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा और अगर कोई थर्ड पर्सन आकर कोर्जन करे, वो थर्ड पार्टी का लिंक ना हो, तो किसी और पार्टी से तब कोर्जन अप्लाई होगा? नहीं। कैसे मतलब? समझा नहीं मैं। अगर ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, सी कोर्जन अप्लाई कर रहा है, तो सी ए या बी के किसी के कहने पे अप्लाई कर रहा होगा ना। डन है भाई? कितने हो गए हमारे? अगर थर्ड पार्टी का किसी और पार्टी से लिंक है ही तो फिर कोर्जन कैसा? वो तो फिर एक इंडिपेंडेंट कहानी हो जाएगी यार। फ्रॉड शुरू कर दें? फ्रॉड क्या होता है? धोखाधड़ी। हाँ जी, क्या होता है बताओ? धोखा देना होता है। कैसे? जानबूझ के। मतलब 4 साल, मतलब 4 साल की डिग्री में असाइनमेंट्स बनवाया, उसके बाद बोला कि पप्पू ने रिंग बना दी है, ऐसा? ये भी क्या है? फ्रॉड है। सही है, चलो। नहीं नहीं, ऐसे देखे ना लोगों के किस्से, तो आ जाओ। कह रहा है फ्रॉड की डेफिनेशन क्या है? एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी और देयर एजेंट। यानी फ्रॉड में समझने वाली बात क्या हो गई कि फ्रॉड प्रिंसिपल भी कर सकता है, एजेंट के थ्रू भी करवा सकता है। विद द इंटेंट टू डिसीव और इंड्यूस द अदर पार्टी। इंटेंशन क्या है? सामने वाले को ट्रैप करना, धोखा देना। इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, और इस नियत से कि मैं इसको धोखा दूंगा और जाल में फंसा के कॉन्ट्रैक्ट करवा लूँगा। ये क्या है? बोलो ना मरीजों, क्या है ये? फ्रॉड है। ओके, फ्रॉड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब फ्रॉड को देख के ना लड़कों को लड़कियों की याद और लड़कियों को कुछ स्पेसिफिक लोगों की याद आ जाएगी। झूठ बोलना, सच छुपाना, झूठे वादे करना, धोखे देना। सर क्या याद दिला दिया? ये सारा क्या है? ये सब आता है किसके अंदर? बोलो, फ्रॉड के अंदर आता है। अच्छा, झूठ बोलना यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट देना, ठीक है। सच छुपाना, कंसील करना इन्फॉर्मेशन को, फॉल्स स्टेटमेंट। भाई नंबर 1 लैपटॉप है जो आप लेके जा रहे हो, GT6 तो उसमें चलेगा नहीं, दौड़ेगा, ऐसी परफॉर्मेंस देगा। ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट। कंसीलिंग इन्फॉर्मेशन, जब ये लैपटॉप ऑन होता है ना तो इसके अंदर कीबोर्ड नहीं चलता, आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। कंसीलिंग द इन्फॉर्मेशन, मेरे लैपटॉप में मसला है वैसे। T580 में जब से अपडेट आई है ना, ऑन होता है तो फिर कीबोर्ड नहीं चलता, रिस्टार्ट करो फिर चलता है, पता नहीं क्या मुसीबत है। अच्छा, कह रहे ब्लॉक कर देना, ठीक है। अच्छा, फिर फॉल्स प्रोमिसेस करना, एक बार मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाए फिर मैं पक्का रिश्ता भेजूँगा, और डिग्री के बाद भाई एक दफ़ा CA कंप्लीट हो जाए, फिर भाई ने आखिरी टर्न दी नहीं कभी, ठीक है। अच्छा, डिसेप्टिव एक्ट्स, धोखा देना, फ्रॉड एज डिफाइंड बाय लॉ, वो कहते हैं तिश्ने की अभी भी बाकी है। इन सब काम को करने के बाद भी हो सकता है कि कोई चीज़ रह जाए, तो जो जिस किसी को लॉ ने फ्रॉड कह दिया तो वो भी फ्रॉड है। अरीब कह रहा है मैं किसी और से बात नहीं करती, आई विल नेवर लीव। देखो सबको अपने धर्म याद आ गया फ्रॉड से, ठीक है। ये क्या है भाई? फ्रॉड।
फ्रॉड से एक और चीज़ याद आई, स्कैम्स, वो भी क्या है, फ्रॉड। जैसे कि हम मीज़ान बैंक की हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं, आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। अगर आप चाहते हैं आपके अकाउंट ब्लॉक ना हो तो आप अपनी ऐप को अपडेट कर लें। अपडेट करने के लिए आपको अपना आईडी और पासवर्ड बताना पड़ेगा। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करें। ये क्या है, स्कैम है, ये क्या है, फ्रॉड है। बात समझ आ रही है। चलो, फॉल्स स्टेटमेंट, सजेस्टिंग समथिंग एज फैक्ट, नो बिलीफ इन इट्स ट्रूथ। पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी झूठ बोल रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि GTA 6 बहुत अच्छा चलेगा लैपटॉप पे, लेकिन GTA 4 भी नहीं चलेगा, सैन एंड्रियास भी नहीं चलेगा इस पे तो, ठीक है। अ पर्सन सेल द कार दैट एंड सेज दैट इट हैज़ नेवर बीन एन एक्सीडेंट, जबकि उसके दोनों फेंडर टचअप थे, बोनट टचअप था, ठीक है, डिग्गी बनी हुई थी, अंदर से देखो तो उसके पिलर टेढ़े थे, ठीक है, पूरी गाड़ी की बैंड बजी हुई थी, लेकिन बोल रहा है नहीं भाई भरोसा रखो, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल है। बात समझ आ रही है क्या? क्या हुआ? एक एक्स्ट्रा हो गई, लाओ दो, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, चाय के लिए मना नहीं करना चाहिए। चाय लाओ, जल्दी लाओ भाई, चाय लाओ यार। एक्स्ट्रा का है, नहीं है एक्स्ट्रा? झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? वो कह रही है बस मेरी है ये, चाय की बात हो रही है। चलो, एक गरम चाय की प्याली हो और आगे सामने किताब हो। उसके अब्बा से बात करनी पड़ेगी, इसको रखा हुआ है कैसे घर में। चलो, कंसीलिंग इंफॉर्मेशन, हाइडिंग अ फैक्ट नोन और बिलीव टू बी ट्रू। एग्जाम्पल, लैंडलॉर्ड ने ये फैक्ट हाइड कर दिया कि बिल्डिंग के अंदर मेजर वाटर लीकेज की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी किराए पे घर चढ़ा दिया और 2 महीने का एडवांस भी ले लिया। ये क्या है? आपकी इज इक्वल टू मिसेस लेक्चर नहीं देखती, देख रहे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्यों सोएंगे यार। चलो, फॉल्स प्रोमिसेस, प्रोमिसेस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग इट। ये क्या है? फॉल्स प्रोमिसेस। बात समझ आती है? जो हमने कहा था कि सीए की आखिरी टाइम मुझे क्वालिफाई करने का रिश्ता भेजूंगा, तो फॉल्स प्रॉमिस किए, पता था कि सीए की आखिरी टाइम लूँगा नहीं, एसीसी करवा लूँगा, ठीक है, एग्जाम्पशन लेके एसीसी करूँगा और ओबीओ की डिग्री लेके बाहर चले जाऊँगा। तो क्या है? विदाउट इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग इट। अ कॉन्ट्रैक्टर प्रोमिसेस टू कंप्लीट अ जॉब विद इन अ मंथ बट हैज़ नो प्लान और इंटेंशन टू स्टार्ट द वर्क। बात समझ आ रही है? चलो, डिसेप्टिव एक्ट्स, एनी एक्शन डिज़ाइंड स्पेसिफिकली टू डिसीव, कोई भी ऐसा एक्शन करना जिससे मुझे सामने वाले को डिसीव करना हो। आ कंपनी फॉल्सली एडवर्टाइज अ प्रोडक्ट एज लिमिटेड स्टॉक टू रश पीपल इनटू बाइंग इवन दो देयर इज प्लेंटी ऑफ सीट्स अवेलेबल या लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल। बात समझ आती है? फ्रॉड एज डिफाइंड बाय लॉ, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ना, ये मैंने बनी छोड़ दी है क्योंकि ये बड़ी मशहूर ज़बाना कहानी है। अच्छा, वो कह रहा है कि एनी एक्ट और ओमिशन डिफाइंड बाय लॉ एज फ्रॉडुलेंट, कह रहा है कोई भी और एक्ट और ओमिशन जिसको लॉ ने फ्रॉडुलेंट कह दिया वो फ्रॉडुलेंट माना जाएगा। ये एक टीवी बनाया मैंने ना, इसकी एक बड़ी मशहूर कहानी है। मेरा एक दोस्त था ओवैस मेमन ना, अब तो वो रियाद में होता है, PWC रियाद में, और वो यहाँ था मेरे साथ पढ़ता था AFC में। आर्टिकल्स करा था एक दिन उन दिनों का, 2020 की बात होगी, लेटर 20 या अर्ली 21 की। उदैत कहाँ है? हाँ यार टीटी में आजा आजा। आया टीवी लेके ना, ऐसा वो टीवी भी ऐसा मरीज टीवी था, 4 बड़े बड़े स्पीकर ऐसे लगे हुए थे और छोटा सा टीवी था कोई मतलब 20-22-25 इंच का। बहरल लेकर आ गया, मतलब ये क्या लेकर आया है? अबे यार सीन हो गया। मतलब क्या? कहते यार वो स्टॉप पे खड़े हुए थे, ठीक है, वो स्कैम करने वाले गाड़ी लेके खड़े हुए थे, वो कार्ड्स बांट रहे थे। 300 रुपये का कार्ड लिया, उसके बाद बोला यार ये टीवी मार्केट में 7,000 का, आपको 3,000 रुपये का बेच रहे हैं। मैंने 3,000 रुपये दिए और टीवी ले आया, अब इसको बेचने 70 में। मैंने अच्छा, खैर फिर सर अहमद के पास गया, सर ने बड़ा उसको मजाक उड़ाया और मैंने भी बड़ा मजाक उड़ाया गया, तो बेवकूफ़ बन गया। कुछ टाइम बाद मैं घर से निकला तो मेरे मोहल्ले के बाहर ना, ये अयाज टाउन के बाहर वो वही वैन खड़ी हुई थी सामने, 5 स्टार वाले होटल के सामने, वही वैन सेम ऐसी खड़ी हुई थी। आए कार्ड बांट रहे ना, आए स्क्रैच करें जीते जीते। तो एक बंदा खड़ा था, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था, कह रहे देखो उसका मोबाइल फ़ोन निकला है। अब मैं भी फिर मस्ती, हम मुझे ले गए, अब मैंने भी 300 रुपये दिए, 300 रुपये का फिर स्क्रैच कार्ड खरीदा। उसने बोला इसमें से अच्छा वाला स्क्रैच कार्ड निकालो, तो उसने निकाला, हमने स्क्रैच कार्ड लिया
तो बोलता है भाई ये पंखा है, उस दुकान पर जाके वाला पंखा ले लो, मार्केट में 5,000 का, आपको 3,000 रुपये का मिलेगा। अब वो पंखा भी कोई ब्रांड का नहीं था, कुछ भी नहीं था, बोला बस एक पंखा मिलेगा। मैंने बोला इससे बेहतर कि मैं 3,000 रुपये का मजीद नुकसान करूँ, 300 का नुकसान बर्दाश्त कर लेता हूँ। मैंने बाइक की किक मारी, अब चला गया। तो जो ऐसी स्कीम लेके खड़े होते हैं रोड पे लोगों को डिसीव करने के लिए, अपना मतलब कोई चाइना से भी लीस्ट चाइना तरीन माल बेचने का, विद द इंटेंशन टू डिसीव द अदर पर्सन टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सब भी क्या है, स्कैम्स वगैरह करना क्या है, फ्रॉड है। सर मेरे दोस्त को चमाटे कराए थे, बोला काट ले। ये तो स्क्विड गेम लाइट लग रहा है। हाफिज अमान से पूछो, उसके साथ भी सीन हुआ है हाफिज अमान? नहीं वो फ्रॉड थोड़ी है, हाँ ऑडिट में वो। अगर साहिल को लेके जाते तो वो फ्रॉड होता, वो तो गया, भाग गया ना फिर। साइलेंस एज फ्रॉड। अमान के साथ क्या सीन हुआ था यार, उसको एक दिन हॉस्पिटल में लेकर गए थे एक जगह ब्लड देने के लिए, तो बता दूं, अच्छा हम सब ने ब्लड दे दिया, हाफिज अमान ने ही ब्लड दे दिया। उसके बाद हाफिज अमान चलें भाई, चक्कर आ रहे हैं, बहुत चक्कर आ रहे हैं, ऐसी हालत, मैंने बोला मेरे गले ना आ जाए, टीचर खून दिलवाने के लिए लेकर गया, बंदा फारिग। खैर फिर भाई को बाहर वो स्टील की वो नहीं होती वेटिंग चेयर, उस पर लिटाया, टांग इसके के ऊपर, ठीक है सर, ब्लड सर्कुलेशन ओके करने के लिए। फिर भाई को जो है ना थोड़ा सा होश आया, फिर हमने इनको खिला पिला के घर भेज दिया, ठीक है, दोबारा ये ब्लड नहीं देगा। अच्छा चलो, साइलेंस एज फ्रॉड। आ जाओ यार, क्या खामोशी झूठ होता है या नहीं होता? कभी बार नहीं होता, कभी नहीं होता। अच्छा कह रहे खामोशी झूठ नहीं होता अनलेस, खामोशी झूठ कैसे नहीं होता? वो तुम आए यार GT6 चल जाएगा ना, और बता भाई सब सेट है? हाँ सब सेट है, तो भी भूल गया, तूने मुझसे सवाल पूछा और मैं तुम्हें IMI शाइन कर दिया और खामोश रहा उस बात पे, तो साइलेंस फ्रॉड है या नहीं है? वो कहता है साइलेंस इज़ नॉट कंसिडर्ड फ्रॉड, साइलेंस इज़ नॉट कंसिडर्ड फ्रॉड अनलेस वेयर साइलेंस इक्वल्स टू स्पीच, जब साइलेंस मेरा स्पीच करने के बराबर होता, यानी कि जब बताना ज़रूरी हो जाए। मिसाल के तौर पे तुम मुझसे घोड़ा ख़रीदने आ रहे हो, काला घोड़ा, हसन फुरकान ने कहा आपके तबेले में काला घोड़ा खड़ा हुआ है, मैंने बोला ठीक है, सौदा डन है भाई, रेसिंग के लिए मुझे ख़रीदना है, मैंने ठीक है भाई डन है। अब डीप इनसाइड मुझे पता था कि मेरा काला घोड़ा बीमार है, उसके पाँव में ज़ख़म है, वो चल भी नहीं सकता, तो उसके रेसिंग कोर्स में दौड़ेगा क्या? तो अब यहाँ पे क्या साइलेंस फ्रॉड है? हाँ है, बात समझ आती है? सेलिंग एन इल हॉर्स। अच्छा, लीगल ड्यूटी टू डिस्क्लोज वेयर पार्टीज आर इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ठीक है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप हम लास्ट स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं जब रिश्ता आपका ऐसा हो, फिड्यूशरी रिलेशनशिप हो, बाप बेटे का हो, पेरेंट चाइल्ड का हो, टीचर स्टूडेंट का हो, तो फिर आपको बताना लाजमी होता है, ठीक है, जैसे वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र वाला केस था, डन है। अच्छा, अब वो यहाँ पे लिखता है एक चीज़ कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये डिसाइड किया हुआ है कि जो ये प्रोविज़न है ना साइलेंस एज टू फ्रॉड, ये इस्लामिक टीचिंग्स के कन्फर्मिटी में नहीं है, अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ना ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो कहता है कि लेट द बायर बी अवेयर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं सर आए सर। अच्छा जी, तो वो कहता है कि ये जो प्रोविज़न है ना, फेडरल शरीयत कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है कि ये इस्लामिक टीचिंग्स के अगेंस्ट है, कॉन्ट्राडिक्ट है। वो कहता है कि बायर को पता होना चाहिए, बायर ड्यू डिलिजेंस कर ले, लेकिन इस्लाम क्या कहता है कि बेचने वाले को चीज़ की खामी बता के बेचना चाहिए। अभी मैं एक गाड़ी बेच रहा था ना मीरा, ठीक है, तो मैं मीरा जब बेच रहा था तो उस मीरा के 4 इंजन चेंज हो चुके थे, ठीक है, 4 इंजन चेंज हो चुके थे। तो सर साथ ने भी गाड़ी देखी, सर साथ चलाई भी, उनको पता भी आया। तो सर साथ से जो छोटा भाई है जैन, उसने कहा यार मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे समझ आ रही है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, 4 इंजन चेंज हुए हैं इसके, टायर पता नहीं कितनी दफ़ा चेंज हुए हैं, इतने किलोमीटर चली हुई है, एक दफ़ा मीटर रिसेट हुआ है, उसके बाद इतना चली हुई है, और ये गाड़ी शायद एक्सीडेंटल भी है, इसके पिलर्स देखो ये टेढ़े हुए हैं, डिग्गी बनी हुई है, इस गाड़ी में ये वाले मसले मौजूद हैं। बात समझ आ रही है? और सस्पेंशन का काम भी किसी वक्त भी आ सकता है। उसको मैंने सारे मसले गिनवा दिए, क्योंकि मैं समझता था कि मेरी एक तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है उस्ताद से,
और दूसरा इस्लामिक टीचिंग्स के मुताबिक मेरी ये ड्यूटी है कि अगर मैं गाड़ी बेच रहा हूँ और वो ऐसी हालत में है तो एज़ अ अच्छा और इंसान वाला सेलर मैं सामने वाले को बताऊँ कि यार मेरी चीज़ में ये खामी है, इसकी प्राइस अब बता दो, मुझे ये समझ आ रही है, आपको समझ आ रही है तो उस प्राइस में ले लो। बात समझ आती है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 15 लाख की बिक गई। क्या चीज़? 19 तो मैं बोल रहा था, फिर मुझे पता चला कि गाड़ी एक्सीडेंटल है, पिलर्स टेढ़े हैं, ठीक है, सस्पेंशन का काम आया हुआ। नहीं, फिर मैंने अपने दोस्त को बोला, वो हैदराबाद बेच के आया। हैदराबाद जी, ठीक है, लेकिन सब कुछ बता के भेजा था उसको मैंने कि भाई सारा काम है। हाँ, वो कह रहे सस्पेंशन का डर था, सस्पेंशन में पास हो गई, बाकी एक आध मसला आ गया था तो सौदा हो गया। फिर डन है। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन अग्रीमेंट, कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है, चाहो तो परफॉर्मेंस पे इंसिस्ट किया जा सकता है। एक्सेप्शंस टू वाइडेबिलिटी, कह रहा है यहाँ मजलूम को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का इख्तियार नहीं मिलेगा। अच्छा, मजलूम कॉन्ट्रैक्ट कब कैंसिल नहीं कर सकता? कह रहा है फ्रॉडुलेंट साइलेंस बट ट्रुथ कुड हैव बीन डिस्कवर्ड विद ऑर्डिनरी ड्यू डिलिजेंस, ऑर्डिनरी डिलिजेंस से ट्रुथ डिस्कवर किया जा सकता था, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा। कैसे? मिसाल समझा दें। मैं गाड़ी ख़रीद रहा था, उसने कहा यार 22 मॉडल दे रहा हूँ आपको, बहुत ज़बरदस्त मॉडल है, ऐसा मॉडल और ऐसा पीस आपको मार्केट में इस प्राइस में मिलेगा नहीं। अच्छा, मैंने 22 मॉडल समझ के गाड़ी ले ली। फ्रॉड तो उसने किया, लेकिन क्या मैं इतनी अकल नहीं रख सकता था कि मैं एक्साइज की वेबसाइट पर जाके गाड़ी का नंबर प्लेट डालता और मॉडल देख लेता? आ जाता ना, ऐसे ही है ना, नंबर प्लेट डाल के आ जाता मॉडल। तो मैं ऑर्डनरी डिलीजेंस से पता लगा सकता था, ठीक है। सेलर ने कहा गाड़ी में सस्पेंशन का काम नहीं है, और गाड़ी में सस्पेंशन का काम आ गया, फ़ौरन ही आ गया। सस्पेंशन का काम एक साथ थोड़ी था, ऐसा ऐसा आपको निशानियाँ पता चली होती हैं सस्पेंशन का काम आने वाला है। अच्छा, तो क्या मैं अपने मैकेनिक को ले जाके गाड़ी चेक नहीं करवा सकता था? कर सकता था। ऑर्डनरी डिलीजेंस से मैं सच का पता लगा सकता था। अगर मैंने ना अहली की तो फिर ये मेरा कसूर है, सामने वाले का कसूर नहीं है। डन। फ्रॉड डिड नॉट डायरेक्टली कॉज द एग्रीमेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इसमें भी वाइडेबल नहीं होगा। कैसे? कह रहा है फ्रॉड की वजह से डायरेक्टली एग्रीमेंट नहीं हुआ हो। मिसाल के तौर पे मुझे एक घर पसंद आया, ठीक है, मैं किराए पे लेने के लिए गया और वो बिल्डिंग मुझे अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी बनी हुई थी, प्रोजेक्ट अच्छा था, सिक्योरिटी गार्ड थे, एमिनिटी से सब कुछ था। अच्छा, तो मुझे मेरे स्टेट एजेंट ने बताया कि जो आपको घर पसंद आया, बोला घर तो बड़ा पसंद आया यार, अंदर से बड़ा कंफर्टेबल है और अच्छे गैस का है, कुशादा है, कमरे भी अच्छे बने हुए हैं, मुझे बड़ा पसंद है, तो मेरा तो मूड है लेने का। फिर उसने मुझे बताया कि आपको पता है ये जो घर है ना, जिसने बनाया ना ये बिल्डिंग, इसको आर्किटेक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से। मैंने कहा वाह यार ज़बरदस्त, फिर तो और अच्छी बात है। बात आई गई हो गई। जब मैंने घर ले लिया किराए पे तो मुझे पता ये चला कि उसने झूठ बोला था। उस वाले बिल्डर को आर्किटेक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं मिलता, किसी और वाले को मिलता, ठीक है, उसने मुझसे झूठ बोला। तो बताओ कि क्या कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा? नहीं, क्योंकि जो मेरा डिसीजन था घर लेने का, वो मेरा एमिनिटीज़ को देख के, बिल्डिंग को देख के, घर की कंपोजिशन को देख के मेरा माइंड बन चुका था। वो उसको अवार्ड मिले ना मिले, मेरा जो अग्रीमेंट में आने की जो फोर्सिंग थी, फोर्स क्या कहते हैं उसको, ड्राइविंग फोर्स थी, वो ये थोड़ी थी कि उसको अवार्ड मिला या नहीं मिला। बात समझ आ रही है? तो फ्रॉड डिड नॉट डायरेक्टली कॉज द एग्रीमेंट। क्लियर है? सब लोग साथ हैं मेरे यहाँ तक? किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? क्या क्या पढ़ लिया हमने? कोर्जन पढ़ लिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ लिया, फ्रॉड पढ़ लिया। ओके, अब आ जाओ मिस रिप्रेजेंटेशन पे। अब आ जाओ किस पे? मिस रिप्रेजेंटेशन पे। 5 मिनट ब्रेक कर लें या नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। चलो फिर पानी तो पी लो यार, इतना तो हक दे दो। मैं 2018 में मेरी आर्टिकलशिप KPMG से थी, ख़त्म हो चुकी है। कल इसी लिंक पे क्लास होगी। हाँ, इसी लिंक पे होगी। सर कल बिरयानी है ना? हफ्ते को करूँ पार्टी तुम लोगों की? भाई आप अगर कोई बनाते हैं कि वो लास्ट क्लास में नहीं, हफ्ते को। आप पे कर लें।
कल क्यों रखे हैं, कल आऊँगा लाइव। सर आज कब तक क्लास है? आज 5 बजे तक ही वैसे। नहीं हफ्ते को करो ना, हफ्ते को मटन पिलाओ, मटन का पिलाओ, मेहरान किचन का। नेम ऑफ योर फेवरेट पार्टनर एट KPMG, एनी सर्विस लाइन। यार फेवरेट पार्टनर मैंने जो आखिरी काम किया ना, मैडम मुनीता के साथ काम किया, अमेजिंग। बाकी पार्टनर से भी इंटरेक्शन लिया, सलाम दुआ रही है, सब बड़े अच्छे अखलाक के। सर रेफरेंस लगवा दिया, मेरी रेफरेंस अल्लाह की ज़त के अलावा कोई नहीं है, अल्लाह से दुआ करो। डन, बढ़ जाए भाई, मिस रिप्रेजेंटेशन पे आ जाएं हफ्ते को। भाई टीका करना है ना मैंने, उसी में निपटाऊंगा ना, ठीक है। तुम लोग क्या समझ रहे हो, जेब से खिलाऊंगा तुम लोग मटन पिलाओ, चिकन नहीं खिलाऊंगा मैं। साबिर एक कट लिया यार, गरम खोलता हुआ लाना, लेकिन हमें भी 1 प्लेट 500 करने हैं इस्लामाबाद। तुम गधे का खाओ ना, यहाँ कहाँ आ रहे हो? अभी वेयर हाउस में छापा पड़ा है गधे के यार। ठीक है चलो आ जाओ। मिस रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन में 3 चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1 फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट देना जो मुझे पता नहीं है कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी गलत बात कर रहा हूँ। मतलब मुझे उसके सच होने पे यकीन है, हालांकि वो सच नहीं है। जैसे अगर मैं तुम्हें ये लैपटॉप बेच रहा हूँ और कह रहा हूँ कि इस पर GTA 6 बड़ा ज़बरदस्त चलेगा, और मुझे पता है ये नहीं चलेगा, तो ये क्या है? फ्रॉड है। लेकिन अगर मैं तुम्हें यही लैपटॉप बेच रहा हूँ और कह रहा हूँ कि इस पर GTA 6 बड़ा ज़बरदस्त चलेगा, और मुझे वाकई लगता है चलेगा, जबकि हकीकत में नहीं चलेगा, तो ये क्या है? ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जी। ड्यूटी ब्रीच करना या इनोसेंट मिस्टेक करना भी मिस रिप्रेजेंटेशन में आता है। अब ये ड्यूटी ब्रीच क्या होता है, इनोसेंट मिस्टेक क्या होता है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। ठीक है। और सर पेशावर वालों के लिए क्या है? पेशावर वालों के लिए ना, वो मैं एक बंदे को भेजता हूँ आपके पास, उसका नाम है अब्दुल्ला मलिक। वो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। नहीं, अब्दुल्ला मलिक को बोलो आपको खाना खिला देगा। माइक थोड़ा ऊपर लगाएं बेटा, मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ ना ऐसे लगा लेता हूँ, ऐसे। ठीक है, ऐसे लगा लूँ है। पागल लोगों, क्या करूँ मैं भी? और अजीब यार, क्या करूँ मैं? और सर कैफ कितने टाइम में पास हुआ? 6 नंबर दे दूँ अब्दुल्ला का? अभी दे देता हूँ भाई। पेशावर में जिसको खाना खाना है अब्दुल्ला से रब्ता कर ले, अभी दे देता हूँ उसको। मेरी वीडियो भेज देना, बोलना उजैद भाई ने कहा है कि पेशावर में खाना खिला दो। कहाँ गया ये रहा भाई, ये इसका नंबर है 030994944759। ठीक है, जल्दी नोट कर लो। ठीक है, ये इसका नंबर है। ठीक है, पेशावर वाले से रब्ता कर लें। उसकी कैटरिंग सर्विस नहीं है, नहीं उसकी कैटरिंग सर्विस नहीं है, मैं उसका नंबर पब्लिक कर रहा हूँ ताकि लोग उसको नाम थोड़ा सा मैसेज करें। चलो आ जाओ भाई। मिस रिप्रेजेंटेशन, आ जाओ यार, मस्ती बन शाबाश। Misrepresentation means and includes number 1 false statement. A person makes a statement that is not true. बातें बन यार बस। A person makes a statement that is not true. Although they genuinely believe to be true, they don't have the right information to say so. Duty breach. When someone unintentionally mislead another person and gains some advantage, it is a breach of duty. दिस हैपेंस विदाउट द इंटेंशन टू डिसीव। नियत नहीं थी डिसीव करने की, लेकिन फिर भी अगले बंदे को नुकसान पहुंच गया। जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर ने कहा कि उस वाली कंपनी के शेयर्स बहुत ऊपर जाएंगे, उसको वाकई लगता था शायद चले हैं ऊपर, उसकी नियत नहीं थी, लेकिन फिर उस कंपनी को नुकसान हो गया। लेबर ने स्ट्राइक कर दी, शेयर्स की प्राइस नीचे चली गई और उसको नुकसान हो गया इन्वेस्टर को। डन। ये क्या ड्यूटी ब्रीच। इनोसेंट मिस्टेक,
इवन इफ डन इनोसेंटली, अगर गलती से भी हो गया हो, अगर एक पार्टी की वजह से दूसरे को मिस्टेक हो जाए अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट, इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज मिस रिप्रेजेंटेशन। सेलर ने बायर को कहा कि ये लैंड फार्मिंग के लिए सूटेबल है, ये लैंड क्या है, फार्मिंग के लिए सूटेबल है, लेकिन जबकि वो लैंड फार्मिंग के लिए सूटेबल नहीं थी। ठीक है, नॉट नोइंग द सॉइल इज अनसूटेबल कॉजिंग द बायर टू बी मिसलीड। ठीक है जी, सीरियसली आपके 6 टाइम लगे थे? हाँ, मेरी वाकई 6 टाइम लगी थी। एक मेरा रेगुलर थी, एक फास्ट टैग थी और 6 रेगुलर थी। देखो ना, मेरा दिसंबर 18 में EFC हुआ था। ठीक है, यहाँ EFC हुआ, जैन अपना मार्च 19 आई ना, उसके बाद ये हुआ AFC, फिर आई मार्च 19 में पास किया ITA। ठीक है, फिर आई सितंबर 19 में इको लॉ FAR 1 दिया तो इको पास हुआ। ठीक है, फिर आई मार्च 20, फिर मैंने दिए लॉ FAR 1 टैक्स, तीनों पास हो गए। ठीक है, फिर आई गया सितंबर 20 ना, सितंबर 20 में दिए BMBS FAR 2 ऑडिट कॉस्टिंग, कोविड आ चुका था तो सिर्फ BMBS पास हुआ, FAR 2 ऑडिट कॉस्टिंग सब फेल हो गया था। अच्छा, फिर फिर क्या था, मार्च 21 ना, फिर आया मार्च 21 FAR 2 ऑडिट कॉस्टिंग 7, 8, 9 ये रह गया था, तो मेरा पास हुआ कॉस्टिंग और ऑडिट, और फिर जाके फाइनली सितंबर 21 में FAR 2 तीसरी दफ़ा में पास हुआ था। ठीक है, अच्छा, फिर फाइनल की पहली टाइम बनी थी जून 23 में कुछ भी नहीं निकला। फिर बनी दिसंबर 23 में मेरा निकला FR और ऑडिट। ठीक है, फिर बनी जून 24 में मेरा निकला MSA 1 SPM और BFD, 5 पेपर निकाली 2 टाइम में कंसेक्यूटिव। फिर दिसंबर 24 आई। ठीक है, दिसंबर 24 में कुछ भी नहीं निकला। लॉ दिया था और MSA 2 दिया था, वो 43 और 35 ऐसे रुक गए थे। अच्छा, फिर क्या था, जून 25 मैंने नॉट गिवन, क्यों, हज पे जाना था, दिल नहीं कर रहा था तो छोड़ दी अटेम्प्ट। फिर अब आई दिसंबर 25, अभी इंशाल्लाह 3 पेपर हैं, MSA 2 है, लॉ है फाइनल का और टैक्स है। तो आपने बहुत दुआ करनी है कि मैं ये दिसंबर 25 में दे दूँगा। क्या, क्यों, पागल हूँ मैं? डन है भाई, ये मैंने पूरी राम कथा खोल दी अपनी। MSA बताया ना, MSA 2 दे रहा हूँ ना, और 1 ऊपर पास कर दिया था। चलो, और कुछ, और किसी को जानना है मेरे बारे में? शादी किस उम्र में की आपने, कितने साल के थे, कितने महीने के थे? बहुत ज़्यादा, 18 साल की उम्र से। अगर मैंने बताया तो मैं बुरा लगेगा। आपकी छठे में KPMG कैसे मिली भाई? FTS 27 से एलिजिबल था यार, मिल गई। आ जाओ, मिस रिप्रेजेंटेशन कह रहे फॉल दिस स्टेटमेंट मेड विदाउट प्रॉपर नॉलेज, ड्यूटी ब्रीच, अनइंटेंशनल मिसलीडिंग कॉजिंग डिसएडवांटेज, इनोसेंट मिस्टेक, एग्रीमेंट मिस्टेक कॉज्ड इनोसेंटली। डन। इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन कह रहे वॉइडेबल है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट दी ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी। ठीक है, जिसको मिस रिप्रेजेंट किया गया था, जो बायर था, बायर समझ लो आसान जबान में। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड एज इफ रिप्रेजेंटेशन वॉज ट्रू, कह रहे अगर अग्रीव पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा सकती है कि भाई अब नहीं, अब तो तुम मुझे वही लैपटॉप दोगे जिसमें GTA 6 चलेगा, ख़त्म बात। ठीक है, ओके। एक्सेप्शन टू वॉइडेबिलिटी, वही 2 एक्सेप्शन आ रही हैं जो फ्रॉड में पड़ी थी अभी लास्ट टाइम। देखो, पर्सन हु अग्रीड could have found the truth with ordinary diligence if misrepresentation did not directly cause a person to enter into the contract. डन है, समझ आती है? अच्छा, ये 2 ऐसी हैं एक्सेप्शंस टू वॉइडेबिलिटी जो ICAP की किताब में गालिबन नहीं है, लेकिन मैंने पास्ट पेपर्स में देखी हैं कि बड़ी यूज़ हो रही हैं। द पार्टी टेक्स बेनिफिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर बीइंग अवेयर ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन, पार्टीज़ ने बेनिफिट भी ले लिया कॉन्ट्रैक्ट का आफ्टर बीइंग अवेयर ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन। जैसे दुकान पे गया, मैंने कहा मुझे चाहिए बासमती चावल, उसने मुझे दे दिए सैला चावल। अब मैं घर पे आया तो अम्मी ने मुझे बड़ा जलील किया कि तुम सैला चावल उठा के ले आए, लेकिन चलो मैंने बोला अब तो ले आया तो मैं वापस नहीं जा रहा। वापसी शर्म आती है ना वापस कराते हुए सामान।
तो अम्मी ने सैला चावल की बिरयानी बनाई, मैंने खा ली। अब मैं जाके उसको बोलता हूँ तुमने मिस रिप्रेजेंटेशन की, तुमने झूठ बोला है, फ्रॉड किया, मिस रिप्रेजेंटेशन दी, नहीं क्या इल्ज़ाम लगा दिए। बोला मेरे पैसे वापस दो, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। कहते भाई कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल कैसे, लाओ चावल वापस करो। मैंने बोला नहीं, मैं तो खा पी गया। तो जब मैंने खाना पीना ले लिया, मैंने बेनिफिट ले लिया उसका, आफ्टर बीइंग अवेयर ऑफ दैट मिस रिप्रेजेंटेशन, तो फिर अब वाइडेबल नहीं है। एंड द पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। अब ना उसके चावल मेरे पेट से निकल के वापसी आते हैं, ठीक है। अब चूँकि चावल नहीं निकल सकते तो मैं उसको पैसे वैसे भी नहीं दे सकता, ठीक है जी। डन सर जी, बस क्यों? डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, implies intention to deceive। यहाँ पे क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन इज इनोसेंट विदाउट द इंटेंशन टू डिसीव। रेमेडीज, ये सिविल रॉन्ग है फ्रॉड, और अग्रीव पार्टी डैमेजेस क्लेम कर सकती है इन एडिशन टू द कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और मिसरिप्रेजेंटेशन में अग्रीव पार्टी कैन ओनली अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट बट डैमेजेस आर ओनली पेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर लो, लेकिन डैमेजेस नहीं मिलेंगे, कोर्ट कहेगा तो फिर मिल जाएगा। खाना खाना है सर जी, तो बेटा जब ब्रेक देता तो क्यों खाना नहीं खाया है? मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब होता है गलत फहमी। कह रहे हैं मिस्टेक का मतलब क्या है? मिस्टेक का मतलब है बिलीविंग समथिंग टू बी ट्रू एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ नॉट ट्रू। मिस्टेक को दो कैटेगरीज में बाइफर्केट कर दिया गया है, मिस्टेक ऑफ लॉ में और मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स में। यानी कि गलत फहमी हो जाना, किसी चीज़ को समझने में गलत फहमी हो जाना, इसे हम कहते हैं क्या? बोलो ना, मिस्टेक। टाइप ऑफ मिस्टेक, कह रहे दो तरह की मिस्टेक होती हैं। एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि फैक्ट समझने में गलती कर देना। एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी कि कानून समझने में गलती कर देना। फैक्ट समझने में गलती कर देना, अच्छा फैक्ट समझने में गलती कैसे होती है? हो सकता है किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, आइडेंटिटी में, ब्रांड में समझने में गलती का हो जाना, ये कहलाती है क्या? बोलो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अच्छा, अगर एक ही बंदे को गलती हुई है, एक बंदे को गलती हुई है, दूसरा बंदे को गलती नहीं हुई, एक बंदा मिसअंडरस्टैंड कर गया किसी चीज़ को, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ठीक है। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। और अगर दोनों ही गलत समझ बैठे तो फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अच्छा, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है? कानून समझने में गलती, ठीक है। देखा जाएगा पाकिस्तान का कानून था, बेटा कोई माफ़ी नहीं है, पाकिस्तान का कानून है, बीइंग अ पाकिस्तान का शहरी आपको पाकिस्तानी कानून का पता होना चाहिए था, ठीक है, तो फिर इसकी कोई माफ़ी नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। डन। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सॉरी मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, सेम इफेक्ट एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट की क्या चीज़ है? ये वाली। देखा जाएगा कि एक बंदे को हुई है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ या दोनों को हुई है। डन, ओके, आ जाओ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यूनिलेटरल मिस्टेक कैसे होती है? एक व्हेन वन पार्टी अंडर मिस्टेक, अली सेल एन ओल्ड ड्रग एट बाजार, उसको लगा ये कचरा है, फैज़ान को समझ आ गया कि ये तो वो वाला कारपेट है जिस पर बैठ के ना मैं उड़ सकता हूँ, ठीक है। लेटर अली फाउंड इट्स वैल्यूएबल, ओहो उस पर बैठ के मैं उड़ सकता था, मैंने बेच दिया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? स्टैंड करेगा अपनी जगह, क्योंकि एक बंदे को गलत फहमी हुई थी, दोनों को गलत फहमी नहीं हुई थी। ओके। बायलैटरल मिस्टेक, दोनों पार्टी अंडर मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अहमद ने आम खरीदे और बिलाल से पूछा कि आम खाएगा, बट नाइदर नोस दैट द मैंगोज वर स्पॉइल्ड इन दी स्टोरेज, उसको पता ही नहीं था कि आम पड़े पड़े सड़ गए, गल गए। सिंस बोथ वर मिस्टेकन अबाउट द गुड्स द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ, कह रहा है यूनिलेटरल हो या बायलैटरल हो माफ़ी नहीं है। Ali and Hassan sign a land lease agreement believing they don't need government approval under Pakistani law. Later they discovered that the law requires approval. Despite the mistake, the contract remains valid क्योंकि पाकिस्तानी लॉ की माफ़ी नहीं है। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ में क्या था? बोलो, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ में क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट जैसी, यूनिलेटरल हो तो फिर वैलिड, बायलैटरल हो तो फिर चलो। चैप्टर का आखिरी हिस्सा, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। आखिर में शादी होती है ना, हैप्पी एंडिंग। अच्छा, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, कहते हैं कि किसी को शादी करने से रोकना क्या होता है? गलत बात होती है, गुनाह होता है, ठीक है। शादी करना हर इंसान का बुनियादी और पैदाइशी हक है, तो इस हक से इंसान का कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। कोई इंसान से हक नहीं छीन सकता। तो अगर मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट करूँ कि समीउल्लाह तुम्हें कसम में तुम मरते दम तक शादी नहीं करोगे, ठीक है, और तुमसे मैं अग्रीमेंट कर लूँ 50 रुपये दे दूँ, तो ये अग्रीमेंट क्या है? तो ये अग्रीमेंट क्या है? ये अग्रीमेंट बोलो वाइड है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक केस में शाबाश अहमद रज़ा, एक केस में ऐसा होता है कि शादी से रोकना किसी को सवाब का काम है। किसको? माइनर को। बेटा मसले हो जाएंगे, नहीं करो शादी, ठीक है।
पाकिस्तानी नाम है। एक और बार ज़ोर से। आवाज़ नहीं आई तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ज़ोर से लगना चाहिए। सर वही बात सही है। हाफिज़ अमान इसके बाल पकड़ के सर नीचे करो। वो गिर जाओ ना मशीन की। कहते हैं क्या क्या। नहीं करोगे मैं निकाल दूंगा बाहर। ज़ोर से समीउल्लाह, ज़ोर से। नहीं तूने ऐसे किया है पक्का। चलो छाप भी दे सकते व्हाट इज़ द वेट ऑफ हाफिज़ अमान? भाई ऐसा हम 4 दफ़ा पूछो तेरा वेट क्या है? कह रहे 60। अरे 9 ऐड और हाँ 60-62 होगा। 9 और ऐड कर दिया। तुम्हारा कितना समीउल्लाह? 82 बेटा डेटिंग है। चलो मैं तो बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितने? 80। 80 79। चलो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है, आ जाओ समझ लो, बहुत काम की चीज़ है। इस पर आके अपने सवाल भी पूछा हुआ है, तो ये सिनेरियो के लिए भी ये वाला प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं पाकिस्तानी पेरेंट्स ने ये वाला शायद लॉ नहीं पढ़ा। चलो कहता है किसी को किसी लीगल लॉफुल प्रोफेशन में एंटर होने से रोकना अच्छी बात नहीं है। हाँ क्या हो गया, क्यों तेज़ी आ रही है? हाँ रुक जाओ गए ये लोग गए। हाँ नाम बताओ अपना ज़रा। नहीं तुमसे पूछ रहा हूँ, नाम बताओ। हाँ हाँ मोनालिसा, मोनालिसा, मोनिका, मौलिका मोलिका। अच्छा ये बताओ हंसी क्यों आ रही है? बुशरा बाजी जो बनाई इनको देख के। अच्छा बुशरा इसी पे मिसाल बनाई थी, जो बैठी हुई ना आगे, ये रेगुलर बैच की हमारी स्टूडेंट है, तो ये बुशरा बाजी पे हमने मिसाल बनाई थी क्लास में। बीबी सलून, ठीक है। वो कह रहा है मंजूलिका। मैं ना सहता। मुइज़ अहमद, मुइज़ अहमद नोट कर लिया बेटा उसने। अब तू गया, अब तू देख मैं तेरे ख्वाबों में आऊँगा। वो कह रहा है अब FIR होगी, अब तू देख। मैं अल्लाह की कसम पापा को बुला लूँगा। वो कह रहा है सॉरी मंजूलिका बाजी, नॉट एक्सेप्टेड कह रही, क्या करूँ? चलो आ जाओ यार। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, बस किसी को भी कोई भी लॉफुल बिजनेस या प्रोफेशन करने से नहीं रोका जा सकता, ठीक है। अगर मैं यूँ कहूँ जैसे समीउल्लाह एक फ्राइज़ का ठेला लगाता है, ठीक है, और वो नर्सरी फर्नीचर मार्केट के पास खड़ा होता है। अब समीउल्लाह के फ्राइज़ बहुत ज़्यादा चलते हैं और मुझे इसको देख के बहुत जलन होती है। मैंने समीउल्लाह को कहा कि यार समीउल्लाह 50,000 रुपये ले लो और चले जाओ यहाँ से हमेशा के लिए। अब यहाँ कारोबार करते हुए नज़र नहीं आना, बात समझ आ रही है? यहाँ से आपका भाई कारोबार करेगा। अब अगर मैंने इससे एग्रीमेंट करवा लिया, लिखित पढ़त करा ली कि तुम इस इलाके में नहीं करोगे कारोबार, तो ये क्या हो गया? बोलो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। वो कहता है आप किसी से ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते, ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है, ठीक है। ये वॉइड है, मतलब वॉइड एब इनिशियो हो गया ना, मतलब रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड तो वॉइड एब इनिशियो ये। अच्छा वॉइड एग्रीमेंट है, ओके। वो कहता है विद द एक्सेप्शन ऑफ सेल ऑफ गुडविल, ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ सेल ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है? आपका ब्रांड नेम, आपकी पहचान, आपकी जान पहचान, ARTT गुडविल है, ब्रांड नेम है, सब कुछ है। अच्छा लेट से समीउल्लाह की दुकान है अगेन नर्सरी में, अब बड़ी अच्छी दुकान है, बहुत अच्छी दुकान चलती है और समीउल्लाह फ्राइस वाला के नाम चलती है ना। मैं समीउल्लाह को कहा कि भाई ये जो जिस जगह पे आप कारोबार कर रहे हो ना, ये मैं आपकी दुकान ले रहा हूँ, आपका पूरा चलता हुआ बिज़नेस ले रहा हूँ, नाम मैं बाद में बदल दूँगा, लेकिन चलता हुआ बिज़नेस में आपका एक्वायर कर रहा हूँ। तो समीउल्लाह के लिए हमने पूछा भाई क्या सीन है, क्या चीज़ पड़ी हुई है? उसने बोला लेट से 4 चेयर्स पड़ी हुई है मेरे पास 4 लाख रुपए की, ठीक है, इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये लाख रुपए वाली चेयर वैसे ना ब्यूटी पार्लर की थी तो इसलिए महंगी है, तो खैर हम इस एग्जांपल को ऐसे यूज़ कर लेते हैं। चेयर्स पड़ी हुई है मेरे पास, ठीक है, और क्या पड़ा हुआ है? वो कहता है बेबी मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है, और क्या पड़ा हुआ है? PP पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास जो टोटल एसेट्स की फेयर वैल्यू है वो आ रही 2.9 मिलियन, जिसमें से लायबिलिटी से 4 मिलियन 4 लाख की, तो जो नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है? 25 लाख। यानी कि इसकी जो इक्विटी है वो कितनी है?
टोटल जो उसकी मलकियत में भी पैसे आसानी से पड़े हुए कितने हैं 2.5 मिलियन। अच्छा, तो इस नेट एसेट्स में 2.5 मिलियन के मैंने कहा ठीक है तुम मुझे बताओ बिज़नेस कितने में बेचोगे। उसने बोला भाई मैं आपको 4 मिलियन में बेचूंगा। तो मुझे बताओ उसकी गुडविल कितनी हुई 1.5 मिलियन। इस 1.5 मिलियन जो इसने गुडविल कमाई है इसके एवज मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मैंने कहा ठीक है भाई आप कोई सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते इस स्पेसिफिक एरिया में, चूँकि ये कारोबार मैंने आपसे ख़रीद लिया है। तो सेल ऑफ गुडविल में ये जायज़ है वरना नाजायज़ है। किसी को कहीं कारोबार करना लॉफुल प्रोफेशन में लॉफुल ट्रेड से रोकना ये जायज़ नहीं है। ये क्या है बोलो भाई, ये वॉइड है, ये नाजायज़ है। ठीक है, हाँ एक्सेप्शन क्या है, सेल ऑफ गुडविल। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अच्छा ये नाजायज़ क्यों है वैसे, क्योंकि ये कंपटीशन को डिस्करेज करता है। ठीक है, और इस पर हमारा पूरा एक एक्ट है कंपटीशन एंड आर्बिट्रेशन एक्ट, जो कि आपको कहता है कि आपने कंपटीशन को डिस्करेज नहीं करना मार्केट में, बल्कि कंपटीशन जितना हो उतना अच्छा है। अच्छा जी, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग कह रहा है ये क्या है, कह रहा है ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें आप सामने वाले को कहते हो कि तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट तो कर लो, लेकिन जब हमारे दरमियान फड्डा होगा, कोई लड़ाई होगी, कोई फसाद होगा, तो फिर हम लोग कोर्ट वगैरह में नहीं जाएंगे, किसी को केस करने से रोक देना। ठीक है, किसी को कोर्ट में केस करने से रोक देना। मिसाल के तौर पे एक चोर ने चोरी की और उसको किसी ने देख लिया और वो जाके कंप्लेन करने जा रहा था, उसने बोला ये 20,000 ले लेकिन मेरी कंप्लेन ना करना। ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग मेरे खिलाफ स्टार्ट ना करना। तो अगर उसने ये उससे पैसे वैसे ले लिए तो ये क्या है, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। वर्ड क्या है, कह रहा है सम स्टॉपिंग समवन फ्रॉम इन्फोर्सिंग द राइट्स इनटू द कोर्ट, सिरे से रोक देना क्या है बोलो भाई, वर्ड है। वर्ड टू द एक्सटेंट लिमिट्स टाइम टू इन्फोर्स द राइट। भाई जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट में कोई मसला वसला हो गया ना, तो 1 साल तक हम कोर्ट नहीं जाएंगे, 1 साल के बाद जा सकते हैं। तो 1 साल तक कोर्ट नहीं जाना, महदूद मुद्दत तक के लिए रोक देना, ये क्या है, वर्ड टू द एक्सटेंट। अच्छा, एक्सेप्शन क्या है, वो कह रहा है कि फॉलोइंग आर नॉट एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। क्या, रेफर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, जब भी हमारा फड्डा होगा हम आर्बिट्रेशन के दरमियान चले जाएंगे, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। ठीक है, जायज़ है, कबूल है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे आर्बिट्रेशन को सबमिशन करवाने के बाद। ठीक है, मैटर आर्बिट्रेशन में रजिस्टर करवा देंगे और बाहर जाके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर देंगे, ये भी ठीक है। हाँ, अगर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर लिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। ठीक है, एक्सेप्टेबल है। हमारा पड्डा हुआ था लाहौर में और एक बंदा रहता है कराची में, तो यार एक काम करते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में फिर केस करेंगे, कराची हाई कोर्ट में केस नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है। चूज़ वन कॉम्पिटेंट कोर्ट टू फाइल द सूट। अगर 2 कोर्ट आपस में कॉम्पिटेंट है तो किसी एक शहर के कोर्ट में आपने क्या कर लिया बोलो भाई, सूट फाइल कर लिया। क्लियर, चलो वेजरिंग एग्रीमेंट, बस 2 पेज रह गए। कह रहा है अ बेट और अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। अ बेट और अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, तो हमने लास्ट चैप्टर में कवर कर लिया है 3 में ना। पेमेंट इज बेस्ड ऑन आउटकम। अच्छा, यहाँ बस एक नई बात बता रहा था, कह रहा है वॉइड क्या है, वेजरिंग एग्रीमेंट। क्यों, क्योंकि ये आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करवा सकते। कह रहा है फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज वेजरिंग एग्रीमेंट। क्या क्या वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है, प्राइस कंपटीशन बेस्ड ऑन स्किल। अगर मैं पेंटिंग कंपटीशन करवा रहा हूँ, जो सबसे अच्छी पेंटिंग करेगा उसको मैं प्राइस दूंगा, ये क्या है, वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि एक प्राइस कंपटीशन है। और अगर घोड़ों की रेस से पैसे लगा रहा हूँ जिसकी मिल्कियत 500 या से ज़्यादा है, उस ज़माने में 1872 अंग्रेज़ों के ज़माने में घोड़ों की रेस पे पैसे लगा करते थे। तो वो कह रहा है कि अगर घोड़ों की रेस पे पैसे लग रहे हैं तो बस फिर ये क्या है, वाइडनिंग है। बस सर बेटा क्या हो गया, तुम क्यों चाह रही हो कि मेरा दिमाग घूम जाए। मैं अच्छे मूड से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने दो। अच्छा नहीं लग रहा क्या सर, ये कैसे वो वाइड नहीं है, ये वैसे तो मतलब सट्टे लगाना गलत है ना, लेकिन ये वो हॉर्स इस प्राइस को इसने सस्ता हासिल की हुई है। यहाँ पे थक गए हैं तो बेटा तुमने कौन सा बोलना है, बोल तो मैं रहा हूँ सुबह 11 बजे से। सर बैटिंग मतलब आजकल जो उसके प्राइस एप्स हैं और ये सारी चीज़ें सब वो किस तरह उसको तो लोग अनएक्सपेक्ट हो गया इस तरह की। अब पता नहीं उसका मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है तो हराम। अल्लाहु अकबर। चलो आ जाओ यार, आखिरी पॉइंट रह गया। सी लॉ की होगी नहीं, सी लॉ की नहीं होगी इस बार, इस सेशन में नहीं होगी। सी लॉ के लिए अगले सेशन में एक बड़ा धमाका लेकर आ रहा हूँ, और फिर बी लॉ वाले हसद करेंगे। सर आपने अल फजर की वॉच पहनी है, पूरी क्लास निकल गई, अब पूछ रहे अल फजर की वॉच पहनी है, पूरी एग्जाम्पल हमारी अल फजर में निकल गई। हाँ अल फजर की वॉच है। अबे वो पूछ रहा है बच्चा, इनका साबुन स्लो है।
मैं समझा हवा में एग्जांपल दे रहे थे, नहीं हवा में नहीं थे यार, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं यार ये क्या यार। कैमरे में दे रहे एग्जांपल यार। सवाल पूछ ले भाई, सवाल क्या कर रहे हैं अरीब, सवाल पूछ रहे मेरी जान। पेमेंट बाय गार्डियन एग्जीक्यूटर एक्सेट्रा फॉर वाइड एग्रीमेंट नॉट टू बी अलाउड क्रेडिट। कह रहा है किसी अगर गार्डियन ने, किसी वारिस ने किसी के अगेंस्ट, चाहे वो अनसाउंड माइंड हो चाहे वो मरा हुआ इंसान हो, उसके अगेंस्ट कोई वेजरिंग एग्रीमेंट की पेमेंट की, तो उसको उस वेजरिंग एग्रीमेंट की प्रॉपर्टी के जो उस वेजरिंग एग्रीमेंट की उसने पेमेंट की है, उसके पैसे सामने वाले मरने के या सामने वाले अनसाउंड माइंड की प्रॉपर्टी से नहीं मिल सकते। बात समझ आ रही है? इस कॉन्सेप्ट को कंपेयर कर लो नेसेसिटी सप्लाई टू मैनर से, वहाँ तो रिकवर कर सकते थे नेसेसिटीज नॉट लग्जरीज। कह रहे हैं अगर किसी अनसाउंड ने साउंड माइंड के वक्त कोई वेजरिंग एग्रीमेंट में पैसे लगाए थे, या किसी बंदे ने मरने से पहले सट्टा लगाया था और वो पैसे वर्षा को देने पड़ रहे हैं, तो कह रहा है अगर वो वर्षा ने अपनी जेब से दे दिए तो फिर वो उसकी प्रॉपर्टी में से क्लेम नहीं कर सकते। द पर्सन कैन नॉट क्लेम एनी क्रेडिट और एनी बेनिफिट इन देयर अकाउंट इफ द पर्सन इज अ गार्डियन हु मेड द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, the heir or personal representative of a deceased person who made the payment on behalf of that deceased person, and the payment relates to a void agreement, wagering agreement, gambling वगैरह, या agreement linked to और collateral to a void or wagering agreement। बात समझ आती है? क्लियर है? यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे में तकरीबन 5-6 मिनट हमने बातें शातें की होंगी, लेकिन 1 घंटे में हमारा चैप्टर नंबर 4 क्लिक हो गया। सर सवाल, सर इफ़ एक क्लिनिक पे बंदे को रखा है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आगे और उसको रोक दें कि इसके अलावा आप नहीं करें कहीं और प्रैक्टिस। हाँ, ये एक्सक्लूसिविटी के एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। पहले सीए की मार्केट में भी ना बड़े एक्सक्लूसिविटी के एग्रीमेंट्स हुआ करते थे कि आप यहीं पढ़ाएंगे, यहीं के अलावा कहीं नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक्सक्लूसिविटी के एग्रीमेंट्स जो है ना वो किए जा सकते हैं, ठीक है। ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड नहीं है, ठीक है। ये अलाउ है ना, ये अलाउ है, ठीक है। डन है। चलो चैप्टर नंबर 4 यहीं इख्तिताम पजीर होता है।